हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान के एकीकरण के पार्ट फर्स्ट में हमने तृतीय चरण तक बात करी थी। आज हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए चतुर्थ चरण की हम बात करते हैं। तो चतुर्थ चरण का जो है उसमें संघ बनाया गया था, वर्ध राजस्थान इसका नाम रखा गया था। और ये जो है कंप्लीट हुआ था चरण हमारा, या फिर इसका उद्घाटन हुआ था 23 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1949 को। और 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, तो स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर है और राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चतुर्थ चरण में आपको ध्यान रखना है, इसका नाम रखा गया था वर्ध राजस्थान। यहाँ पर क्या बात होती है? तो इसका जो विलय हुआ था, इस संघ का जो निर्माण हुआ था, बहुत ही कठिन जो है ये प्रक्रिया से गुजरा था ये हमारा चरण। इसमें क्या क्या बातें हुई तो देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें तो मई 1948 में जो है सिरोही का प्रबंध जो है मुंबई प्रेसिडेंसी को सौंप दिया गया था। ठीक है, मई 1948 में। कब? मई 1948 में जो है सिरोही का प्रबंध किसके सौंप दिया गया था, किनके हाथों में दे दिया गया था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के हाथों में दे दिया गया था। और जो जैसलमेर का प्रशासन हमारा है, ये भारत सरकार ने खुद अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, भारत सरकार ने खुद अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो समाजवादी नेता हैं राम मनोहर लोहिया, आपने जरूर नाम सुना होगा इनका। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या किसका निर्माण किया जाता है? राजस्थान आंदोलन समिति। इसने जो है ये मांग की थी कि भाई आप जो है एक काम कीजिए, जयपुर को, बीकानेर को और जैसलमेर को, इन तीन रियासतों को, साथ में मत्स्य संघ को और संयुक्त राजस्थान, इन तीनों को आप मिला दीजिए और इन तीनों से मिलाकर के आप वर्ध राजस्थान का निर्माण कर लीजिए। तो ऐसा जो है हमारे राम मनोहर लोहिया ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने कहा कि जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ पर जोधपुर का नाम उन्होंने नहीं लिया। आपको पता है कि जोधपुर किस में शामिल होना चाहता था? पाकिस्तान में। और इसके इस जो हनुमंत सिंह के इस प्रोपेगेंडा को, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, इसको उजागर किसने किया? तो इसको उजागर जो है हमारे सुमनेश जोशी ने किया था। उनका जो पत्र चलता था, समाचार पत्र रियासती, तो उनमें उन्होंने ऐसा उजागर किया कि भाई जो हनुमंत सिंह है वो किस में शामिल होना चाहता है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो है राम मनोहर लोहिया ने तीनों को, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर को और मत्स्य संघ को और संयुक्त राजस्थान को, इन तीनों को मिला करके वर्ध राजस्थान बनाने की मांग की थी। हालांकि आपको पता है कि इन तीनों को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा, मत्स्य संघ को नहीं मिलाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त राजस्थान में किसको मिलाया जाएगा? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन 4 बड़ी रियासतों को संयुक्त राजस्थान में यहाँ पर मिलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात आती है आगे। तो देखिए 1949 में सरदार पटेल जी, इन्होंने एक आम सभा में घोषणा की थी कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इनके राजाओं ने जो है पूर्णतः अपने राज्यों के विलय को स्वीकार कर लिया। और पहले मैंने आपको एक बात बता दी कि भारत सरकार ने किसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था मई 1948 में? तो जैसलमेर का ले लिया था। और अब जो है सरदार पटेल जी 1949 में ये कह रहे हैं कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, इनके राजाओं ने जो है हमारे संयुक्त राजस्थान में विलय होने के लिए स्वीकृत हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है आपको ध्यान रखनी है। तो उदयपुर में आम सभा में एक घोषणा की थी सरदार पटेल जी ने। और फिर जो है केंद्रीय सरकार के आदेश पर जो है जयपुर को संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाता है। तो अलग अलग आदेश आते हैं रियासतों को मिलाने के लिए। तो हालांकि इतने आपको डीप में नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो चतुर्थ चरण में क्या हुआ था? तो संयुक्त राजस्थान, जो हमने तृतीय चरण था हमारा, संयुक्त राजस्थान के अंदर जयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर और बीकानेर और लावट ठिकान, इनको जो है मिला दिया गया था। जयपुर के शासक उस समय कौन थे? तो स्वाभिमान सिंह थे, स्वाभिमान सिंह द्वितीय। जोधपुर के हनुमंत सिंह, जैसलमेर के जवाहर सिंह और बीकानेर के शार्दुल सिंह। ठीक है, और स्वाभिमान सिंह को द्वितीय को कितना परिवहन पर्स दिया जाता था? तो 18 लाख दिया जाता था, सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलता था। उसके बाद जोधपुर में जो है सबसे ज्यादा तो हमारे जो है किसको मिलता था? 20 लाख जो है भूपाल सिंह को मिलने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, उसके बाद स्वाभिमान सिंह द्वितीय को 18 लाख का परिवहन पर्स दिया जाता था। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह को जो है 17.5 लाख, फिर जैसलमेर के शासक को 17 लाख, बीकानेर के शासक को यहाँ पर क्या है 18 लाख होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया गया। ठीक है, 18 लाख होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। और लावट ठिकाने के उस समय जो है बस प्रदीप सिंह शासक थे। तो मैंने 3 ठिकानों के शासक भी बताए थे ना। निमराना के कौन थे? निमराना के हमारे राव राजेंद्र सिंह थे। ठीक है,
राव राजेंद्र सिंह। और कुशलगढ़ ठिकाने के हमारे कौन थे? कुशलगढ़ के हमारे हरेंद्र सिंह। और बंश प्रदीप सिंह किसके थे? लावा ठिकाने के शासक थे। ठीक है। और शाहपुरा रियासत को सबसे कम प्रीवी पस दिया जाता था 9000। ये भी बात ध्यान रख लेना आप लोग। आगे बात करते हैं। तो जुलाई 1949 में जो है केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर राज्य में शामिल किया गया था। जयपुर राज्य में शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं राजधानी हमारी इस चतुर्थ चरण की। तो चतुर्थ चरण हमारा कौन सा है? वर्ध राजस्थान। वर्ध राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर राजधानी याद रखनी होगी, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल को आपको देखना होगा और राज प्रमुख को देखना होगा। ठीक है। तो राजधानी की हम बात करें तो इस समय जो है जयपुर और जोधपुर के मध्य जो है राजधानी को लेकर के विवाद हुआ था। तो यहाँ पर जयपुर वालों ने कहा कि भाई ये राजधानी हमारे यहाँ होनी चाहिए, स्वाभिमान सिंह द्वितीय ने कहा। और जोधपुर वालों ने कहा कि नहीं, राजधानी जो है राजस्थान की हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, वर्ध राजस्थान की। तो इनके मध्य जो है विवाद खड़ा हो गया। और उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने PR पटेल समिति का गठन किया था। ठीक है। PR पटेल समिति का गठन किया था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो PR पटेल थे जो इस समिति के अध्यक्ष थे, और TC पुरी थे और SP सिन्हा थे। ठीक है। SP सिन्हा, TC पुरी और BR पटेल ये जो है इस समिति में शामिल थे, PR पटेल समिति में। और इस समिति ने जो है ये सुझाव दिया कि भाई आप जो है जयपुर को राजधानी बनाए। जयपुर को जो है राजधानी बनाने का सुझाव हमारे PR पटेल समिति ने दिया था। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पर जो है संयुक्त, अब देखो कि उदयपुर भी इसमें शामिल हो रहा है। उदयपुर जो है काफ़ी एक तरीके से मैं बात करूँ काफ़ी प्रसिद्ध जो है नगरी रही है। और उसके बाद आगे चल करके अजमेर शामिल होगा इसमें। तो 3-4 जो है हमारे इन रियासतों के मध्य राजधानी बनाने को लेकर के विवाद होंगे आगे। अजमेर वालों कहेंगे कि हमारे यहाँ पर राजधानी बनाए, और एक विवाद हमारे यहाँ पर ही खड़ा हो गया कि नहीं, जोधपुर वाले कह रहे हैं, मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि राजधानी जोधपुर को बनाई जाए और जो है जयपुर को नहीं बनाई जाए, और जयपुर वाले कह रहे हैं नहीं, हमें राजधानी बनाई जाए। तो इस प्रकार ये विवाद हुआ था। और आगे चल करके अजमेर के समय में भी जो है विवाद होगा। उस समय जो है सत्यनारायण राव समिति बनेगी, और वो समिति भी जो है जयपुर को राजधानी बनाएगी, उसकी सिफारिश देगी। और अजमेर में जो है राजस्व विभाग वगैरह उसको दे दिया जाएगा, RPSC जो है अजमेर को दे दिया जाएगा। तो आगे जो है विवाद बड़ा खड़ा होता है, और यहाँ पर भी जो है विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है। और इस विवाद में क्या होता है कि अलग अलग आपको यहाँ पर विभागों का बंटवारा हो जाता है। अलग अलग जो भी है हमारे, मैं कह सकता हूँ कि जो शहर हैं उनको अलग अलग जो विभाग यहाँ पर दे दिए जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चतुर्थ चरण की ही बातें हैं। तो यहाँ पर बात करें तो न्याय विभाग जो है जोधपुर वालों को दे दिया। पहले जो है जयपुर में था हमारे जो है ये मुख्य पीठ, उसके बाद जो है जोधपुर में यहाँ पर मुख्य पीठ बनाई गई थी, और जयपुर में खंडपीठ है हमारे इस हाई कोर्ट की। ठीक है। शिक्षा विभाग आज भी आप जानते हैं, तो प्राथमिक जो है शिक्षा विभाग हमारे जो है बीकानेर में है। और वन विभाग की बात करें तो कोटा को दे दिया गया। कृषि विभाग की बात करें तो भरतपुर को, और खनिज विभाग की बात करें तो उदयपुर। और यही जो है मैं बात करूँ तो इन रियासतों की एक तरीके से विशेषता भी है। ठीक है। तो वन आपको पता है कि हाड़ौती वाले क्षेत्र में काफ़ी हैं, चंबल नदी बहती है वहाँ पर। ठीक है। और कृषि विभाग की बात करें तो भरतपुर अलवर वाला एरिया आपको पता ही है, उपजाऊ एरिया है। और खनिज की बात करें तो उदयपुर की जो है कई खाने जो प्रसिद्ध भी हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, जामर कोटड़ा खाने वगैरह ऐसा नाम सुने होगा, रॉक फॉस्फेट, कई सारे जो खनिज यहाँ पर उदयपुर में निकलते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। और 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस भी मनाना तय हुआ था। अब यहाँ पर देखें कि भाई महाराज प्रमुख वगैरह ये कौन बनाए गए थे। तो मैंने आपको बताया था कि राज प्रमुख जो है तृतीय चरण में किसको बनाया गया था। तो राज प्रमुख जो है तृतीय चरण में जो है भोपाल सिंह को बनाया गया था। अब यहाँ पर आपको पता है कि भोपाल सिंह यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और साथ में जो है हमारे जयपुर के शासक जो है स्वाभिमान सिंह द्वितीय सामने आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पर विवाद तो खड़ा होगा ही राज प्रमुख को लेकर के। तो इस प्रकार जो है सभी की सत्ता की भूख को मिटाने के लिए जो है एक अलग नया पद जो है बना दिया गया था। तो आप देख पा रहे हो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, ठीक है, उपराज प्रमुख, कनिष्ठ राज प्रमुख, तो कई तरह के राज प्रमुख है। ठीक है। तो यहाँ पर महाराज प्रमुख किसको बनाया गया था। तो भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया था कि भाई आप बड़े हो। हालांकि आपको पता है कि यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं होता। रोल यहाँ पर मुख्य जो प्रशासन में है वो राज प्रमुख का ही होगा। महाराज प्रमुख एक तरीके से उनको पद दे दिया गया था कि भाई चलो आप भी खुश हो जाओ। ठीक है। भोपाल सिंह को ऐसा भी लगता होगा कि नहीं यार मुझे बड़ा पद मिला, महाराज प्रमुख का पद मिला। ठीक है। तो राज प्रमुख की बात करें तो ये मान सिंह द्वितीय को ही मिलना था। आपको पता है राजधानी भी यहीं बनाई जा रहे हैं। और उपराज प्रमुख वो आ जाएंगे जो हमारे उस समय थे। उपराज प्रमुख कौन, द्वितीय चरण में हमारे भीम सिंह कोटा वाले। और प्रधानमंत्री यहाँ पर हम बात करें तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, और इन्हीं को जो है यहाँ पर राज प्रमुख यहाँ जो है मुख्यमंत्री है वो भी यहाँ पर इनको बना दिया जाता है। तो हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो मंत्रिमंडल में आपको ध्यान रखना है।
तो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, तो उदयपुर वालों में तो मैंने आपको सबसे पहले उसमें तृतीय चरण में बताया था, प्रेम नारायण माथुर का नाम बताया था, ठीक है, भूरेलाल भैया का नाम बताया था, मोहन से मेरे हिसाब से मोहन सिंह मेहता थे या कुछ ऐसा नाम था वहाँ पर, ठीक है, एम पर था, मोहनलाल सुखाड़िया, सॉरी हाँ मोहनलाल सुखाड़िया जो है उनको उदयपुर के ओर से जो मंत्रिमंडल में शामिल किया था तृतीय चरण में। अब यहाँ पर क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया को घर बैठा दिया जाएगा और प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया को जो है ये जो उदयपुर से आ जाएंगे मंत्रिमंडल में, ठीक है। वेदपाल त्यागी हमारे कोटा से आ जाएंगे और रघुवर दयाल का आपने नाम सुना ही होगा, बीकानेर वाले रघुवर दयाल गोयल। और उसके बाद मैं बात करूँ जोधपुर से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर 3 जने आते हैं। कौन कौन, हनुवंत सिंह का नाम सुना ही होगा, ये जो है मंत्री बन जाता है यहाँ पर, ठीक, इनको कोई पद नहीं मिलता तो मंत्री वाला पद दे दिया जाता है। नरसिंह कछावा आते हैं और फूलचंद बाफना आते हैं। नरसिंह कछावा का शायद नाम नहीं सुना होगा, फूलचंद बाफना का जरूर सुना होगा। और सिद्धराज डड्डा ये जो है जयपुर से शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, ठीक है। और उद्घाटन इसका किसने किया था, तो इस संघ का उद्घाटन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये 4 चरणों में जो उद्घाटन वाला आपने नाम शायद याद रखे होंगे किसने उद्घाटन किया था, तो एनवी गाडगिल ने 2 चरणों में जो उद्घाटन किया था 2 संघों का, मत्स्य संघ का और पूर्वी राजस्थान संघ का। और उसके बाद एनवी गाडगिल दूसरे वाले, और उसके बाद जो है चाचा नेहरू ने किया था, ठीक है, तृतीय चरण का। और सवे में बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर ही जो है ये हमारे जो है महाराज प्रमुख का पद वगैरह इनको मिला था, सॉरी राज प्रमुख का पद मिला था किसको, हमारे जो है इनको भोपाल सिंह को, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है सॉरी माणिक्यलाल वर्मा को जो है प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश इन्होंने की थी, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको किसमें। तो उद्घाटन किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो यहाँ पर उद्घाटन किया। अगली हम बात करते हैं पंचम चरण की। तो पंचम चरण की हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं हमारे पंचम चरण का नाम है क्या है, इसका नाम है वर्धर राजस्थान, या फिर इसको मैं बात करूँ पूरा हम कहेंगे संयुक्त वृद्ध राजस्थान, ठीक है। तो तृतीय चरण का संयुक्त राजस्थान, चतुर्थ चरण का वृद्ध राजस्थान और पंचम चरण का संयुक्त वृद्ध राजस्थान हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो आपको वो नंबर याद ही होगा शायद 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मई आ जाएगा, 15 मई 1949 को। और वो भी आपको शायद पता ही होगा फॉर्मूला, 1948 3 बार, 1949 2 बार, 1950 1 बार और 1 नवंबर 1956 1 बार, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप इस प्रकार ट्रिकों के माध्यम से याद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूँ। तो पंचम चरण का क्या नाम है हमारा, पंचम चरण का नाम है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। यहाँ पर क्या होगा, जो आपको आज राजस्थान देखने को मिल रहा है ना, वो आपका 5वें चरण में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने पहले ही कह दिया था कि भाई अगर हमें राजस्थान को अभी बनाना ना, अगर वो मत्स्य संघ पहले ही मिल जाता था ना, तो यहाँ पर ये लफड़ा नहीं होता मत्स्य संघ को अलग से शामिल करने का। तो राम मनोहर लोहिया ने पहले ही कहा था राजस्थान आंदोलन समिति के समय कि भाई मत्स्य संघ को भी आप जो है संयुक्त राजस्थान और हमारे जो है जयपुर जोधपुर वगैरह के साथ मिला दीजिए। लेकिन जो है 4थे चरण में ऐसा नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर अब जो है 5वां चरण अलग से हुआ और ये 15 मई 1949 को जो है कंप्लीट हुआ था। तो अलवर एवं करौली जो है ये वर्ध राजस्थान में विलय के लिए सहमत हुए, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ। तो अलवर एवं करौली ये जो है मैं आपको पहले ही बताया था, मत्स्य जो राजस्थान संघ है उसमें जो 4 रियासतें आती थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर क्या होगा कि अलवर और जो करौली वाले हैं ना, ये जो राजस्थान की ओर आ रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया कि भाई हम जो है वर्ध राजस्थान में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो भरतपुर और धौलपुर वाले शासक है ना, यहाँ धौलपुर में कौन हो जाएगा, उदयभान सिंह, और भरतपुर वाले को क्या नाम, ब्रजेंद्र सिंह, ये जो है दोनों शामिल होना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने कहा था कि नहीं हम नहीं शामिल होंगे। तो इन्होंने जो है असहमति जताई थी, क्योंकि इनका जो सांस्कृतिक एक तरीके से वो संस्कृति साझा करते थे, इन ब्रज संस्कृति वगैरह। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एरिया आपको पता है कि सीमा टच होती है भरतपुर और धौलपुर वाले एरिया में, तो ये ध्यान रखनी है आपको बातें। तो यहाँ पर क्या होता है, भरतपुर और धौलपुर के शासकों ने असहमति जताई थी कि भाई हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है जो भरतपुर और धौलपुर वाले जो लोग थे ना, जो यहाँ पर मंत्री वगैरह यहाँ पर जो नेता वगैरह था, वो राजस्थान में शामिल होना चाहते थे,
ठीक है, शासक तो जो है उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे और यहाँ पर जो नेता वगैरह जो जनता है वो यहाँ पर राजस्थान में शामिल होना चाहती थी। तो इस प्रकार जो है भरतपुर और धौलपुर की जो जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया था, शंकर राव देव समिति। ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था? शंकर राव देव समिति। तो आपको ये समितियों के नाम ध्यान रखने होंगे विशेषकर। तो शंकर राव देव समिति का यहाँ पर गठन किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो शंकर देव शामिल थे जो अध्यक्ष थे इसके, और आर के सिद्धवा थे और प्रभु दयाल शामिल थे इसमें। ठीक है, आर के सिद्धवा, प्रभु दयाल और शंकर देव जो है इस समिति में शामिल थे। इस समिति ने जो है जनमत संग्रह किया था और उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस समिति के जो है रिपोर्ट का आधार फिर जो है मत्स्य संघ को किस में शामिल कर लिया गया था? वृद्ध राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राजधानी वगैरह। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ जो है चेंजेस नहीं होगा, वही सेम ही रहेगा पहले वाला। ठीक है, जो प्रधानमंत्री वगैरह हैं वो चतुर्थ चरण तक ही जो है चेंज होते हैं। अब यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होगा। राजधानी वही रहेगी जयपुर हमारी। ठीक है, क्योंकि राजस्थान तो बन गया है ना। जो राजस्थान का तो एक तरीके से बात करूँ, जो हमें वैधानिक जो है वो तो अभी नहीं मिला नाम, लेकिन फिर भी जो है राजस्थान एक वर्ध राजस्थान से ही जो है हमारा राजस्थान माना जाता है कि यहीं से हमारा राजस्थान की स्थापना शुरू हो जाती है। तो राजधानी वही जयपुर ही रहेगी हमारी। महाराज प्रमुख भी भोपाल सिंह ही शामिल रहेंगे। ठीक है, मत्स्य संघ वालों कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर अब। और राज प्रमुख की बात करें तो मान सिंह द्वितीय रहेंगे। उपराज प्रमुख की बात करें तो भीम सिंह कोटा वाले ही रहेंगे। और प्रधानमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के हैं वही रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब यहाँ पर देखो कि अब मैंने आपको उस समय बताया था कि भाई शोभाराम कुमावत जो मत्स्य संघ के एक तरीके से मैं बात करूँ वहां पर प्रधानमंत्री थे। तो अब यहाँ पर शोभाराम कुमावत को क्या करा जाता है? हीरालाल के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है। चतुर्थ चरण में हमने देखा था हीरालाल शास्त्री का जो है मंत्रिमंडल, जो हमारे प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, वेदपाल त्यागी वगैरह शामिल थे। ठीक है, सिद्धराज डड्डा वगैरह जयपुर से शामिल थे। रघुवर दयाल जो हमारे बीकानेर से शामिल थे, तो उनको जो है फूलचंद बापना वगैरह जोधपुर से शामिल थे। तो इसी के मंत्रिमंडल में जो है शोभाराम कुमावत को शामिल कर लिया जाता है। अब इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो वही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेंगे। अब आने वाले लगभग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं षष्ठम चरण की। तो षष्ठ चरण में क्या होता है? अब यहाँ पर जो है लफड़ा होगा किसके मध्य? सिरोही के मध्य, और फिर जो हमारे किसके मध्य होगा? यहाँ पर अब सिरोही और एमपी और तथा अजमेर, ये तीन जो है अभी हमें जो इनका विलय हमारे राजस्थान में करना है। एमपी के कुछ पार्ट को हमें राजस्थान मिलाना है और राजस्थान के कुछ पार्ट हमें एमपी वालों को देना है। तो षष्ठ चरण यानी छठा चरण और सातवें चरण में हमें ये लफड़े देखने पड़ेंगे। तो षष्ठ चरण की हम बात करें तो इसका क्या नाम? इसका नाम राजस्थान संघी है। अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, इसमें क्या कुछ होगा। तो इसमें जो है हीरालाल शास्त्री वगैरह इनका जो है गोकुल भाई भट्ट, इनका काफ़ी अच्छा संबंध था। गोकुल भाई भट्ट का आपने नाम सुना ही होगा सिरोही प्रजा मंडल में। तो सिरोही के प्रजा मंडल जो नेता थे, इनका जो है राजस्थान के नेताओं से काफ़ी संबंध रहा है, मिला जुला संबंध रहा है। ठीक है, दोस्त यारी वगैरह थी इनके बीच में। तो भाई हीरालाल शास्त्री ने ये सोचा कि भाई हम तो बना दिया, हमारा राजस्थान तो बन गया, लेकिन फिर भी एक कमी खल रही है कि भाई जब हमें गर्मियों में कहीं घूमना जाना होगा, सर्दियों में ठीक है कहीं घूमना जाना होगा, ठंडी जगह हमारा कुछ राजस्थान में ऐसा नहीं है, टूरिस्ट नहीं है, हिल जो स्टेशन वगैरह नहीं है कुछ। तो यहाँ पर जो है एक ही सिरोही था, माउंट आबू यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध था। तो जो हीरालाल शास्त्री वगैरह हैं, ये जो है इनका गोकुल भाई भट्ट से काफ़ी अच्छा संबंध रहा था। तो इन्होंने जो है हीरालाल शास्त्री ने ये कहा था कि भाई जो हमारा सिरोही है, सिरोही का अर्थ हमारा गोकुल भाई भट्ट है, और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई जो है गोकुल भाई भट्टी अगर नहीं रहेंगे हमारे राजस्थान में तो फिर हम किस प्रकार राजस्थान का संचालन करेंगे। और सिरोही का अर्थ ही गोकुल भाई भट्ट है। अगर हमने सिरोही को शामिल कर लिया, आपको पता है कि गोकुल भाई भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? गोकुल भाई भट्ट हमारे हातल गाँव के रहने वाले थे। तो इस प्रकार जो है हमें सिरोही को शामिल करना जरूरी है अगर हमें राजस्थान को संचालन करना है, राजस्थान को संचालित करना है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, तो इस चरण में क्या होगा देखिए, इस चरण में जो है सिरोही का विभाजन करते हुए विलय का कार्य किया गया। अब यहाँ पर सिरोही का विभाजन होगा। आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको छोड़ दिया जाएगा, और उसके जो बाकी यहाँ पर आबू देलवाड़ा क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, तो आबू देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण सिरोही को जो है किस में मिला दिया जाएगा? हमारे जो है राजस्थान में मिला दिया जाएगा, जिसमें जो गोकुल भाई भट्ट का जो है हातल गाँव शामिल था। इनको क्या था कि भाई हीरालाल शास्त्री को गोकुल भाई भट्ट को यहाँ पर राजस्थान में लेकर आना था, ठीक है, और सिरोही को जो है लेकर आना था। तो यहाँ पर जो है हमारे केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई आपको क्या गोकुल भाई भट्ट तो चाहिए ना, तो ठीक है आप गोकुल भाई भट्ट को ले लीजिए, आबू और देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके आप हातल गांव को ले लीजिए यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि इनका जो है मुख्य
जो नज़र थी इनकी हीरालाल शास्त्री वगैरह के राजस्थान के नेताओं की आबू पर ही थी कि भाई नहीं, हमें आबू को यहाँ पर मिलाना है। आबू देलवाड़ा आपको पता है काफ़ी प्रसिद्ध स्थल रहे हैं, एक जैनों के दृष्टि से भी रहे हैं। देलवाड़ा वगैरह, देलवाड़ा के जैन मंदिर आपको पता है प्रसिद्ध है, और माउंट आबू भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर गुरु शिखर चोटी है। तो इस प्रकार जो है इनको यही चाहिए था कि भाई नहीं, हमें जो है आबू वाला एरिया भी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर इनको नहीं मिल पाता है, षष्ठम चरण में नहीं मिल पाता है इनको। केवल क्या मिलता है, सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा के क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो सिरोही हैं वो हमारे राजस्थान वालों को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये 7 जनवरी होगा या फरवरी, यहाँ पर कुछ है। ठीक है, ये 1950 को आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव, 324 वर्ग मील इनका क्षेत्र था, ये जो है गुजरात मुंबई में जो है मिला दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, तो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र अभी भी हमें नहीं मिला था, ये जो है गुजरात मुंबई वाले एरिया मिला दिया गया था। यहाँ पर 89 गाँव आते थे, और इन 89 गाँवों को छोड़कर के हाथल गाँव वगैरह जो संपूर्ण सिरोही था ये राजस्थान को दे दिया गया था। और फिर 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा षष्ठ चरण कंप्लीट होता है, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारे क्या होता है, इसको जो है एक नाम दिया जाता है, इस भूभाग को राजस्थान जो है नाम दिया जाता है। वैधानिक जो नाम मिलता है इसको, जो कब मिलता है, तो 26 जनवरी 1950 को ही मिलता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और षष्ठ चरण के समय जो है इन्होंने कहा था, हीरालाल शास्त्री ने, इनके सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है, और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान संघ का जो निर्माण है वो वरिष्ठ राजस्थान के अंदर सिरोही, आबू व देलवाड़ा को छोड़ करके किया गया है। और राजधानी की बात करें तो जयपुर ही रहेगी। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, राज प्रमुख जो है मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख भीम सिंह ही रहेंगे, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री रहेंगे। ठीक है, और अभी तक जो है आपको पता है कि राजस्थान किस श्रेणी में आएगा, हमारा जो है देसी रियासत में थे। हमारा जो मैं बात करूं तो ABCD आपने श्रेणियों का नाम जरूर सुना होगा। तो अब जो है राजस्थान किस में आ जाएगा, 20 श्रेणी में जो है राजस्थान को शामिल कर लिया गया था। और राजपूताना का जो है नाम बदल कर क्या रख दिया गया, राजस्थान रख दिया गया। कब ये काम हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ये काम हुआ था। और सिरोही के हाथल गांव निवासी गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से सिरोही राजस्थान में शामिल किया गया, लेकिन आबू व देलवाड़ा क्षेत्र को गुजरात में मिला दिया गया था। लेकिन अभी भी जो हमें आबू व देलवाड़ा चाहिए, और हमें जो अजमेर चाहिए, और हमें जो है सुनील टप्पा चाहिए। ठीक है, तो इतना हमें अभी जो चाहिए। अब हमें क्या करना है, 7वां चरण करना है। 7वां चरण कब होगा, तो 1 नवंबर 1956 को होगा। इसमें क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अजमेर हमारा जो है ये केंद्र शासित प्रदेश था, यहाँ पर धारा सभा संचालित थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो हमारे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, किसमें, राजस्थान में जो है शामिल नहीं होना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था फिर, तो इस चरण के अंतर्गत हमारे 7वें चरण में क्या होगा, इस चरण के अंतर्गत जो है राजस्थान संघ के साथ क्या मिलाया जाएगा, राजस्थान संघ हमारा 6ठा चरण है, इसके साथ जो आबू व देलवाड़ा को मिला दिया जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाएगा, और सुनील टप्पा जो हमारा MP का होगा वो राजस्थान में शामिल कर लिया जाएगा, झालावाड़ में। और सिरोन क्षेत्र ये जो है इसको जो है इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी बातें हमारी यहाँ पर आती हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया हुई थी ना, ये 1 नवंबर 1956 को, ये कोई आसानी से काम नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जिसके अध्यक्ष हमारे फजल अली थे, इसकी सिफारिश पर यह काम किया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण इसलिए किया गया था, पासों के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान का भी कुछ जो है क्षेत्र को इधर उधर करना था, तो यहाँ पर जो है राजस्थान में जो है ये हमारे जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इनकी सिफारिशों के आधार पर ही जो है अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा क्षेत्र और सुनील टप्पा को वर्तमान राजस्थान में मिला दिया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट के जो है प्रयासों से ये काम हुआ था, आबू व देलवाड़ा का राजस्थान विलय हुआ था। और ये जो है विलय हैं जैन आचार्य विजय सूरी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे। हालांकि जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो अंतिम मानी गई थी, लेकिन उससे पहले जो है हमारे गोकुल भाई भट्ट ने प्रयास कर दिए थे, क्योंकि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है 6ठा चरण हो गया था और आबू देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया था। तो 6 साल बीच में जो है ये आबू देलवाड़ा को लेने में लग गए थे। तो यहाँ पर जो है राजस्थान भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास करेगा, हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल भी कुछ प्रयास करेगा, गोकुल भाई भट्ट भी जो है कुछ प्रयास करेंगे कि भाई हमारे आबू देलवाड़ा को मिला दिया जाए। तो इन्होंने जो एक समिति भी गठित की थी, जिसका नाम जैन आचार्य विजय सूरी की जो है समिति इसको कहा जाता है, जिस इंजीनियरिंग की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया था। इसमें जो इतिहासकार हमारे दशरथ शर्मा भी मौजूद थे। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पर मैंने वही बात यहाँ पर आ जाती है वापस कि एक जो है इस समय जो अजमेर में 30 सदस्यों की धारा सभा संचालित थी जब यहाँ पर इसमें विलय नहीं हुआ था अजमेर का। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर फिर से जो है अजमेर और हमारे जयपुर के मध्य विवाद खड़ा होगा राजधानी को लेकर के। तो जयपुर एवं जो अजमेर के मध्य जो है राजधानी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जिसे सुलझाने के लिए एक समिति गठन किया जाता है, पी सत्यनारायण राव समिति। इसमें कौन शामिल होता है, तो पी सत्यनारायण राव शामिल होते हैं, विश्वनाथन और बीके गुआ जो इसमें शामिल होते हैं। और इस समिति की जो रिपोर्ट के आधार पर जो है जयपुर को फिर स्थायी राजधानी बना दिया जाता है और अजमेर को जो राजस्व विभाग और आरपीसी देकर के खुश कर दिया जाता है। और पहले हमारे ये जयपुर में विद्यमान थे, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को जो है अजमेर जो है राजस्थान का 26वां जिला बना था और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हमारा ये अधिनियम है और राज्य पुनर्गठन आयोग तथा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके तहत जो है राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सर्जित किया था। आपको पता है 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख पद समाप्त हुआ था और राज्यों का जो श्रेणीगत जो अंतर था ABCD वाला, ये जो अंतर खत्म कर दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्वतंत्रता के समय जो है ये हमारी जो 4 श्रेणियां होती थी ABCD, तो ये आप देख लीजिए इसमें क्या था, जिन्हें जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। तो श्रेणी A में जो है ब्रिटिश प्रांत शामिल होते थे, श्रेणी B में देशी राज्य जैसे कि राजस्थान शामिल हमारे जो है श्रेणी B में आता था और श्रेणी C में जो है केंद्र शासित प्रदेश आते थे और श्रेणी D में जो स्वतंत्र उपनिवेश आते थे। और उस समय जो भारत में हमारा एक ही उपनिवेश था, अंडमान निकोबार, ठीक है, स्वतंत्र उपनिवेश, ठीक है, जो हमारा इनके हाथों में नहीं था, अंग्रेजों के हाथों में। और यहाँ पर जो परिवी पर्स वाली भी बातें आपको पता है कि लागू थी हमारे, तो ये कब समाप्त हुआ था, तो 26वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1971, ठीक है, 26वां संविधान संशोधन जो अधिनियम 1971 में होते हैं, इनके आधार पर जो है राजाओं के परिवी पर समाप्त कर दिए गए थे कि अब जो है आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, अब आप खुद कमाओ और जो है अपना जो है गुजारा करो। आज पता है आपको यही राज कराने वाले लोग ये राजनीति में शामिल है, तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं हमारे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी जो स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी, कब की गई थी, तो 22 दिसंबर 1953 को की गई थी और जस्टिस जो है हमारे फजल अली इनकी अध्यक्षता में की गई थी। और इसमें कौन शामिल थे, तो इनके साथ जो है पंडित हरदेवनाथ कुंजरू, एच कुंजरू जिनको कहा जाता है, HN कुंजरू, और जो सरदार KM पनिकर जो इनको सदस्य बनाया गया था। और इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी सितंबर 1955 में और इसी जो है रिपोर्ट के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था नवंबर 1956 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम राजस्थान एकीकरण से संबंधित कुछ जो है पुस्तकें देख लेते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो थेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने लिखी है। द लास्ट डेज और ब्रिटिश राज ऑफ होगा, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, ये लियोनार्ड मोजले ने लिखी है। एक्सेशन टू, यहाँ पर 2 होगा, एक्सटिंक्शन, ये DR मानकेकर ने लिखी हैं। और ट्रांसफर ऑफ पावर, ये ब्रिटिश पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित हैं। और द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये VP मेनन ने लिखी है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर 2 जो है प्रकार के प्रपत्र यहाँ पर आते हैं, एग्जाम पूछते रहते हैं हमेशा। तो माउंट बैटन ने जो है रियासत के विलय के लिए 2 प्रकार के प्रपत्र तैयार किए थे। एक तो हमारा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, विलय पत्र। इसके माध्यम से जो है कोई भी राजा इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो सकता था। रियासती विलय पत्र जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे शार्दुल सिंह है, उन्होंने पहले हस्ताक्षर इस पे किया था 7 अगस्त 1947 को। अंतिम जो है राजस्थान की रियासत थी हमारी धौलपुर, जिसने किया था। धौलपुर मैंने आपको बताया था ना, ये किस में शामिल होना चाहते थे, तो ये जो है हालांकि इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जो है धौलपुर वालों ने जो है अंतिम हस्ताक्षर किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आप दूसरा हमारा प्रपत्र है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये क्या होता था, ये एक प्रकार से यथा स्थिति के लिए सहमति पत्र था, ठीक है, कि भाई हम जो है अपना खुद का अस्तित्व रखेंगे। तो ये एक प्रकार से यथा स्थिति के लिए सहमति पत्र था। और एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन सा था, तो महाराजा तेज सिंह। और ये एकीकरण वाले ये कौन सा, ये जब चरण शुरू हुआ था ना, तो मैंने आपको बताया था मत्स्य संघ पहल पोल बना था, सबसे पहले बना था। तो उस समय जो है मत्स्य संघ अलवर के शासक आए थे सामने, तो महाराजा तेज सिंह ने जो यहाँ पर हस्ताक्षर किया था कि भाई हम जो है राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कर रहे हैं। और अंतिम शासक कौन सा होगा, तो सिरोही होगा, ठीक है, महाराजा अभय सिंह। तो ये बात है आपको ध्यान रखनी है। और 1 नवंबर 1956 को जो जयपुर में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया था और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। तो इतनी बात समझ में आगे होगी। राजस्थान एकीकरण हमने कंप्लीट कर लिया। अगला हम कौन सा टॉपिक करें आप खुद ही बता देना। और कंटेंट जो है मेरे पास एकदम शानदार तरीके से है, एकदम हर चीज हम जो है एग्जाम से पहले कर लेंगे RVO का, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है आगे, जो है कौन सा टॉपिक शुरुआत करनी है, तो वो मुझे आप बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। और एक जो है मैंने वेबसाइट भी अटैच की हुई है जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जो है कंटेंट एकदम आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, और या फिर आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, और उस जो है वेबसाइट पर आपको शानदार तरीके से कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट पर भी चले जाना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।